तो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं बेटा डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। देखिए डिडक्शंस का मतलब क्या होता है। हमने पूरे साल में पांचों हेड में जो भी इनकम कमाई होगी अगर हम मिला दें और सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर दें तो हमारे पास निकल के आती है जीटीआई। ठीक है, पांचों हेड की इनकम क्लबिंग सेट ऑफ ये कर देंगे तो जीटीआई निकल के आ जाएगी। अब पूरे साल के दौरान हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किए होंगे, कुछ डोनेशन दिए होंगे या कुछ ऐसे खर्चे किए होंगे जिनके लिए गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको डिडक्शन देने को तैयार हैं। डिडक्शन का मतलब ये हो जाता है कि उतने अमाउंट पे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। समझ गए? मतलब गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम मानते हैं कुछ चीजें नेसेसरी है, जैसे कि एलआईसी आप करवाइए, हम खुद कहते हैं मेडिक्लेम करवाइए, अगर आपका मेडिकल पे खर्चा हुआ है, ठीक है, अगर आप किसी की मदद करते हैं, डोनेट करते हैं, तो ऐसे काम जो कि हम भी मानते हैं कि आपको करने चाहिए, अगर वैसे कोई काम करोगे तो हम भी थोड़ी सी दरियादिली दिखाएंगे और आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको नाम क्या दिया गया है? डिडक्शंस नाम दिया गया है, राइट? ओके। साथ ही साथ कुछ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और कुछ स्पेशल तरीके की इनकम को प्रमोट करने के लिए इनकम बेस्ड डिडक्शन भी दी जाती है कि अगर आप ये पैसा कमाओगे तो हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, तो वो भी यहाँ पे कवर होती है। ओके, तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि भैया डिडक्शन दो तरीके की होती है। एक पेमेंट बेस्ड डिडक्शन होती है जो स्पेसिफिक पेमेंट करने पे मिलेगी, और एक इनकम बेस्ड डिडक्शन होती है जो स्पेसिफिक इनकम कमाने पे मिलेगी, राइट? ओके, अब आगे चलिए सर। डिडक्शंस में कुछ बातें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि जब आप 80C से लेके 80U तक सेक्शन पढ़ भी लेते हैं फिर भी एग्जाम में गलती हो जाती है। रीजन पता है आपको क्यों हो जाती है गलती? आपसे ये गलती कभी नहीं होगी कि किसी ने एलआईसी के 50,000 रुपए पेमेंट किए और आप 80C में 50,000 ना लिखो, ये गलती कभी नहीं होगी आपसे। गलती क्या होगी पता है आपको? बोलो भाई, पता है क्या? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि गलती क्या हो सकती है, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं पता होगा, फिर क्या होता है, एक अटेम्प्ट लगता है, उस अटेम्प्ट में हमें गलती पता चलती है, फिर अगले अटेम्प्ट में हम गलती सुधारते हैं। तो इट्स बेटर कि वो गलती पहले ही पता कर लो। जब मैं एक छोटी सी बात और बताऊं, चलो अकाउंट्स का पेपर अपन देते हैं, तो अकाउंट्स के पेपर में आप बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के चले जाते हो, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब चीज आप पढ़ के चले जाते हैं। और वो जाके वहां पूछ लेते हैं कि भैया ये जो अकाउंट है ये कौन से नेचर का है। कोई भी अकाउंट का नाम दे दिया, ठीक है, जैसे लोन अकाउंट दे दिया, तो ये कौन से नेचर का है, ये पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल अकाउंट है। बच्चा यहाँ फंसता है। बोलो हाँ या ना? क्योंकि आप रट्टा मार के गए हो कंसाइनमेंट की एंट्री, जॉइंट वेंचर की एंट्री, और वो आपको जाके बेसिक पूछेगा एकदम, रमेश अकाउंट बोलिए, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, क्या अकाउंट है ये बताओ। आई बात समझ में? तो फंसते यहाँ पे है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि फंसने वाली चीजों को आप कवर करें। कैसे सर? चलो मैं टैक्स का एग्जांपल देता हूँ। आप सबने ये चैप्टर पढ़ा हुआ, मैं इसी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको बोला गया कि एक बंदे ने बिजनेस इनकम कमाई, कितने कमाए सर? 60,000। एलटीसीजी कमाया 40,000 रुपये, जीटीए होगी 1 लाख, ठीक है। अब उसने 80C में पैसा लगा दिया 40,000, 80D में पैसा लगा दिया 25,000, 80G में डोनेशन में दे दिया 40,000। बताओ टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी? 1,05,000 की दे दूं? 1,05,000 की दे दूं? नहीं सर, 1 लाख होगी पक्का? 1,5 की नहीं? पक्का 1,5 की नहीं? जीटीए से ज्यादा नहीं? ओके सर, मतलब आप कह रहे हैं सर 1 लाख की। आपको पता है अभी भी आपका आंसर गलत है।
अभी भी आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि अगेन, यस, अगेन आप फोकस कर रहे थे सिर्फ एक बात के ऊपर, क्योंकि पहली लाइन थी। आप क्या सोचे, पहली लाइन ये है तो सर तो यही समझा रहे होंगे, डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड जीटीआई। पहली लाइन ये है तो सर तो यही समझा रहे हैं, तो आपका पूरा फोकस जो है इसी पे था। और आपने सही कहा, ये गलत नहीं है आपका आंसर वैसे, बट आपने ये ध्यान नहीं दिया कि एलटीसीजी में सिर्फ डिडक्शन नहीं मिलती, सिर्फ यही थोड़ी कंडीशन है, ये कंडीशन ही थोड़ी है कि जीटीआई से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साथ में ये भी तो कंडीशन है कि एलटीसीजी में से नहीं मिलती तो डिडक्शन मिलेगी सिर्फ 60,000 रुपए। बताइए, अगर ये छोटा सा क्वेश्चन आ जाता, आप गलती करके आ जाते? समझ गए? तो रिवीजन भी ऐसा मत करो कि बस सुन लिया, उसमें कुछ नया ढूंढने की कोशिश करो। आई बात समझ में? आपने देखा जब जादूगर कोई जादू दिखाता है ना, वो आपको क्या कहता है, ये ध्यान से देखो इस पेन की तरफ, ऐसे बोलता है? बताओ, अगर जादूगर कोई जादू दिखा रहा है तो कहता है आपको ध्यान से देखो इस पेन की तरफ। देखा है क्या भाई किसी ने? क्यों कहता है वो? क्योंकि आपका पूरा ध्यान वो कहाँ ला देता है, इस पे। अब आपको ये नहीं पता कि मैं अपने इस हाथ से क्या कर रहा हूँ, ठीक है? जब वो पूरा ध्यान आपका इस पे डाल देता है ना, तो आपको ये नहीं पता होता कि वो इस हाथ से क्या कर रहा है, आपको तो पूरा ध्यान यहाँ है। समझ रहे? दैट्स द पॉइंट। तो अब मैंने आपका ध्यान किस पे डाल दिया था? मुझे पता था कि आप ये देखेंगे 1,05,000 और 1,00,000, तो मैंने पूछा कितना, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ आ गया? 1,00,000, 1,05,000, 1,00,000, 1,05,000। किसी ने 60,000 पे इस पे ध्यान ही नहीं दिया। समझ गए? और एग्जामिनर भी यही ट्रिक सेट करता है हर एक पेपर के अंदर, जिससे 95% बच्चों का वो पेपर, वो क्वेश्चन तो गलत होता ही होता है। अगली बात समझ में? तो उनको सुधारो बेटा, उन पे ध्यान दो। तो पहली कंडीशन, ये वाले जो बेसिक रूल है ना, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेने हैं और इनको बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली पकड़ लेना है। डन? तो डिडक्शन जीटीआई से ज्यादा नहीं होगी, किसी भी चीज की डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब एक जगह मिल गई तो दूसरी जगह नहीं मिलेगी, दो लोगों को भी नहीं मिलेगी। मतलब आपकी एओपी ने ले ली तो आप नहीं ले सकते, आपने ले ली तो एओपी नहीं ले सकती, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिखा है, अगर आप जिस इनकम के रिगार्डिंग डिडक्शन ले रहे हैं वो इनकम उसमें इंक्लूड होनी चाहिए आपकी जीटीआई में, ठीक है? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये सब तो फालतू की बातें हैं, क्योंकि अभी तो पेपरलेस रिटर्न होती है, डिपार्टमेंट मांगता नहीं है आपसे, और बस ठीक है, अगर कल को मांगे तो आपके पास होना चाहिए। आगे आ जाइए, ये वाला पॉइंट, एलटीसीजी 112, एलटीसीजी 112 ए, एसटीसीजी 111 ए और कैजुअल इनकम, इनमें से डिडक्शंस नहीं मिलती है। ये स्पेशल रेटेड जो इनकम है, स्पेशल रेटेड इनकम में से डिडक्शंस नहीं मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके? दो तरीके की डिडक्शन होती है, पेमेंट बेस्ड और इनकम बेस्ड। यहां तक किसी के कोई डाउट है तो पूछो। चलिए, अच्छी बात। अब आ जाइए पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस पे। मैं फटाफट ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। तो मेरा ओवरव्यू लेने के बावजूद भी मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार आप इस पूरे नोट्स को पढ़ेंगे, ठीक है? वैसे तो आपने पहले क्लास में पढ़ लिया होगा, फिर खुद रिवीजन भी एक बार कर लिया होगा, अभी एक बार मैं करा रहा हूँ, और एक बार और पढ़ लीजिए, इतना इनफ है, उसके बाद बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। पेमेंट बेस्ड डिडक्शन में सबसे पहला सेक्शन आता है एटीसी। एटीसी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि सबसे कॉमन सेक्शन है और हर एग्जाम में आता है, ठीक है? ये एग्जाम में तभी आएगा जब इंडिविजुअल और एचएफ का असेसमेंट पूछा जाए, फॉर्म वगैरह के असेसमेंट में इसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और एचएफ को मिलती है। अब कैसे कैसे छूट मिलती है उस पर ध्यान दीजिए। सर सबसे पहला मिलता है एलआईसी प्रीमियम। एलआईसी प्रीमियम अगर आपने पे किया है तो उसकी छूट मिल जाएगी, उसमें कुछ लिमिट्स डाली गई है, क्या है देखिए।
अभी के टाइम पे जो लेटेस्ट है वो बता देता हूँ, 10% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर द नॉर्मल पर्सन एंड 15% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर द डिसेबल्ड पर्सन। इससे ज्यादा की रिडक्शन नहीं मिलेगी, मतलब इतना परसेंट और एक्चुअल प्रीमियम दोनों को कंपेयर करेंगे, जो दोनों में कम हो उतना आप अलाउ कर दीजिएगा। पीपीएफ की मिल जाएगी, यूलिप की मिल जाएगी, एनएससी की मिल जाएगी, हाउसिंग पेमेंट का लोन जो लोन किया है आपने रीपे उसकी छूट मिल जाएगी, घर खरीदने पे कोई स्टाम्प ड्यूटी वगैरह पे की उसकी छूट मिल जाएगी, सब्सक्रिप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड खरीदा है, 5 साल का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाया है, नाबार्ड के बॉन्ड खरीदे हैं, एफडी करवाई है 5 साल की, ऐसे बहुत सारी चीजें ये हैं जिनमें आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बातों में मैं बता देता हूँ कि ये तो आपको डेफिनेटली याद रखनी ही चाहिए। याद सारे ही करने, मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया है कि इन पे ज्यादा फोकस आप थोड़ा सा कर लीजिएगा। उसके अलावा सिर्फ इंडिविजुअल को मिलने वाली चीजें, पेंशन, अब पेंशन सिर्फ इंडिविजुअल को मिलती है, तो जितने भी पेंशन फंड है, ठीक है, एसपीएफ है, आरपीएफ है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और ट्यूशन फीस, अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, ध्यान रहे यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन अलाउड नहीं है, जो यहाँ पे जो स्कूल फीस है या कॉलेज फीस है उसकी रिडक्शन मिलती है। तो इन सारे चीजों को मिला के, जितने भी हमने अभी पढ़े हैं, इन सारी चीजों को मिला के आप एक्चुअल अमाउंट जोड़ लीजिए, उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी, पर डिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब इन सबका मिला के टोटल अमाउंट और 1.5 लाख है, दोनों में जो भी कम हो उतना एटीसी में आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, अब सुनिए आगे। अब आते हैं सर 80CCC। 80CCC बहुत सिंपल सी बात करता है कि सर अगर आपने पेंशन फंड में पैसा लगाया है तो जितना पैसा आपने लगाया 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम हो उसकी छूट मिल जाएगी, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। 80CCD, 80CCD इंपोर्टेंट लगा लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोविजन ज्यादा है, ऐसे इंपोर्टेंट नहीं है पर इसमें क्या प्रोविजन ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 80CCD बात कर रहा है पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम कई तरीके की होती है और सिर्फ इंडिविजुअल को इसकी डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे जो मेनली बात की जाती है वो न्यू पेंशन सिस्टम या अटल पेंशन योजना की बात की जाती है, वो यहाँ पे कवर है। क्या है स्कीम समझिए। देखिए एनपीएस जो होता है, एनपीएस जो होता है उसके अंदर हम भी पैसा लगा सकते हैं और हमारा एम्प्लॉयर भी पैसा लगा सकता है हमारे भी। तो चाहे हम पैसा लगाएं और चाहे हमारा एम्प्लॉयर पैसा भी लगाए, छूट तो हमें मिलने वाली है, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखें कि रिडक्शन तो हमें मिलने वाली है, ठीक है। दूसरी बात, अगर एम्प्लॉयर ने पैसा लगाया है तो वो हमारे लिए एज ए परक्विजिट हो जाएगा, बोलो आया ना। अगर एम्प्लॉयर ने पैसा लगाया है तो क्या वो हमारे लिए परक्विजिट हो जाएगा? हाँ, तो पहले तो उसे इनकम में ऐड करेंगे हम, सबसे पहले तो उसे सैलरी इनकम में ऐड करेंगे हम, ओके, ठीक है। और सैलरी इनकम में ऐड करने के बाद हम डिडक्शन देना स्टार्ट करेंगे। डिडक्शन देते टाइम पे ध्यान रखें, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया और 10% ऑफ सैलरी, दोनों में जो भी कम हो। आपके बॉस ने जो पैसा लगाया, आपके बॉस ने जो पैसा लगाया वो यहाँ कवर होगा, एक्चुअल अमाउंट और 10% ऑफ सैलरी, व्हिचएवर इज लेस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बॉस है तो ये 14% अमाउंट हो जाएगा। तो ये हो गया एम्प्लॉय का और ये हो गया एम्प्लॉयर का, ठीक है। अगर आप सर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है मतलब खुद ही बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, जॉब वाले नहीं है, तो इन दैट केस बॉस तो है नहीं, तो आप अकेले ही पैसा लगाएंगे और 20% ऑफ जीटीआई के बराबर आप छूट क्लेम कर सकते हैं, दोनों में जो भी कम हो। ओके, दोबारा बोल दूं मैं, एम्प्लॉयड पर्सन के केस में खुद का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, दोनों आप क्लेम कर सकते हैं। जबकि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो खुद का कंट्रीब्यूशन और खुद की जीटीआई का 20%, दोनों में जो भी कम हो
ना क्लेम कर सकते हैं। ओके, अगर इस 10% ऑफ सैलरी की लिमिट की वजह से कोई अमाउंट अनक्लेम रह जाता है तो उसको आप 80CCD1B में कवर कर सकते हैं। तो जितना अनक्लेम्ड अमाउंट है वो और 50,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो वो एडिशनली आपको 80CCD1B में अलाउ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डी हो जाएगा, कंडीशनल। ओके, अब आ जाइए, बोलो पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। आगे आ जाइए, 4 पॉइंट क्या कह रहा है, 80CCE की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है ये कि भैया 80C को मिला लो, ट्रिपल सी, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ठीक है, 80C को मिला लो, 80 ट्रिपल सी को मिला लो, 80CCD1 को मिला लो, इन तीनों को मिला के भी मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 80C, ट्रिपल सी और CCD1, इन तीनों को मिला के भी टोटल डिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 1.5 लाख की तो आप तीनों में ले सकते हैं। 80CCD2 आप अलग से ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है, और साथ ही साथ 80CCD1 भी आप अलग से ले सकते हैं। ओवरऑल आप इतनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इन तीनों में 1.5 लाख, इसमें जितना भी है, और इसमें 50,000। बोलिए, क्लियर है? आगे आ जाइए सर, 80D जो मेडिक्लेम की बात करता है, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करता है। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम जो है वो इंडिविजुअल एश्योर्ड को ही मिलेगा, और नोटिफाइड कंपनी को जो है उन्हीं को, अगर आपने पेमेंट किया है तो ही अलाउ होगा, वरना अलाउ नहीं होगा। ठीक है, आगे सुनिए, क्या क्या डिडक्शन कैसे कैसे। देखिए, इसमें 2 ब्लॉक बनाए गए हैं, एक आपके और आपकी फैमिली के लिए, जिसमें आप, स्पाउस और बच्चे कवर होते हैं, और एक आपके पेरेंट्स के लिए। ठीक है, अगर आपने अपने लिए, पहले आपकी फैमिली की बात कर लेता हूं मैं, पेरेंट्स की बात अलग से कर लेंगे। अगर आपने अपनी खुद की फैमिली के लिए एक्चुअल अमाउंट मेडिक्लेम करवाया है, CGHS करवाया है, या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाया है, तो तीनों को जोड़ लेना है। मैं फिर कहता हूँ, मेडिक्लेम, CGHS और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तीनों को जोड़ लेना है, और जोड़ के एक्चुअल अमाउंट और 25,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतनी डिडक्शन आपको ले लेनी है। अगर आप में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो ये 25,000 की लिमिट बढ़ के कितनी हो जाएगी, 50,000। ठीक है, ये तो हो गई ओवरऑल बात। अब जब ये आप तीनों को जोड़ रहे होंगे तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर 5,000 से ज्यादा है तो आपको 5,000 ही जोड़ना है, 5,000 से ज्यादा नहीं जोड़ना है उसको, समझे। मान लीजिए 6,000 का है, तो जब आप टोटल कर रहे होंगे तो इसको 6,000 मत जोड़िए, इसको 5,000 ही जोड़िए, क्योंकि ये मैक्सिमम 5,000 ही अलाउ होता है। आगे बात सुनो, तो इस तरीके से आपको स्पाउस को और बच्चों को रिडक्शन मिल जाएगी अप टू 25,000। क्लियर है? अब आइए पेरेंट्स के ऊपर। पेरेंट्स में है तो सर पेरेंट्स के लिए मेडिक्लेम हो सकता है, CGHS अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, CGHS अलाउड नहीं है, तो CGHS नहीं जोड़ना है, अगर करवा भी रखा है तो जोड़ना नहीं है। तो मेडिक्लेम जोड़ना है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के एक्चुअल अमाउंट लिखना है, और 25,000 रुपए मैक्सिमम, दोनों में जो भी कम हो। अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे अमाउंट 50,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर सर 5,000 इसका मतलब असेसी और स्पाउस और बच्चों का, और 5,000 इसका, ऐसा नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। ओवरऑल 5,000 है, मतलब अगर आपने अपने वाले में मेडिक्लेम क्लेम कर लिया है ऑलरेडी 5,000 का, तो फिर इसमें 0 हो जाएगा। आप कहते नहीं मैंने तो 5,000 नहीं किया, मेरे वाले में 4,000 ही किया है, तो आप इसमें मैक्सिमम 1,000 क्लेम कर सकते हैं, समझ गए। तो कुल मिला के बात यह है कि आपकी पूरी फैमिली के लिए, जिसमें आप, स्पाउस, बच्चे प्लस पेरेंट्स, टोटल मिला के भी 5,000 की ही क्लेम ली जा सकती है रिगार्डिंग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ओके, बोल दीजिए, बात क्लियर है क्या? हाँ जी, अब आगे आ रही है। अब आगे आके हमें क्या बोला गया कि सर मान लीजिए कोई इंसान मेडिक्लेम नहीं लेता, किसी ने मेडिक्लेम नहीं ले रखा, अब नहीं ले रखा तो ऐसा तो है नहीं वो बीमार नहीं होगा,
मेडिक्लेम नहीं लेने से तो कोई ये है नहीं कि बीमार नहीं होगा, बीमार तो होगा, और बीमार होगा तो इलाज भी होगा, इलाज होगा तो पैसा भी लगेगा। तो सर उन लोगों का क्या जो बीमार है, इलाज करवा रहे हैं पर मेडिक्लेम नहीं, तो बोला गया देखो वो तो उनकी गलती है, करवाना चाहिए था उनको, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। फिर भी चलो ठीक है, बुजुर्ग है अगर, तो हम थोड़ा सा कंसीडर करने को तैयार है। तो मेडिकल एक्सपेंसेस की छूट पहली बात उन्हीं को मिलती है जो सीनियर सिटीजन है, ध्यान रहे, नॉर्मल को नहीं मिलती। नॉर्मल को बोला गया है कि आप जिम्मेदार बनो, मेडिक्लेम लो, आपको हम कोई रिडक्शन नहीं देंगे बिना मेडिक्लेम के, ठीक है। अच्छा सीनियर सिटीजन है, मेडिक्लेम नहीं ले रखा, चलो कोई बात नहीं, आपको खर्चों की छूट दे देते हैं, ठीक है। अच्छा अगर इनका मेडिक्लेम होता सीनियर सिटीजन का, तो मैक्सिमम कितनी छूट मिलती है इनको? 50,000। तो यहाँ पे भी बोला कि ठीक आप ले लो, यहाँ भी ले लो, एक्चुअल खर्चा और 50,000 जो भी कम हो, एक्चुअल खर्चा और 50,000 जो भी कम हो, दैट्स इट। आगे बात सुनना। हाँ ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए माता जी का तो इंश्योरेंस है, ठीक है, और पिताजी का इंश्योरेंस नहीं है, नो मेडिक्लेम, ठीक है। तो माता जी वाली तो आपने यहाँ क्लेम कर ली, मान लो 22,000 रुपये, और पिताजी वाला यहाँ क्लेम करना चाहते हैं, मान लीजिए 40,000 रुपए का खर्च, ठीक है। तो भी एक बात ध्यान रखिएगा कि भैया टोटल मिला के भी 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, समझ गए। तो इसमें लिखा है कि माता जी का इंश्योरेंस कराया 22,000 रुपए, सीनियर सिटीजन है, आपने कहा ओके, नहीं करवाया 40,000 का खर्चा हुआ, सीनियर सिटीजन, आपने कहा ओके, यहाँ आ गया, और ये टोटल मिला के भी 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए। अच्छा अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इस पूरे सेक्शन में आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है, मैक्सिमम टोटल सब मिला के सारी कंडीशन आप अपने हिसाब से सेट कर भी लो, तो भी मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिल सकती है? 1 लाख, बिल्कुल 1.5 लाख नहीं मिल सकती किसी भी हालत में दीपक। अरे यहाँ लिखा है ना 50,000 रुपए आपके स्पाउस के और बच्चों के लिए, 50,000 रुपए पेरेंट्स के लिए, बस, समझ गए, 1.5 लाख कहां से? ओके। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, मेडिक्लेम का जो पेमेंट है अदर देन कैश होना चाहिए, मतलब बैंक के थ्रू होना चाहिए पेमेंट, तो ही अलाउड है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैसे भी पेमेंट हो सकता है, कैश में भी चलेगा। ये आपका 80D मैंने पूरा करवा दिया है, डाउट है तो बोल दीजिए। एचयूएफ के केस में पूरी फैमिली का खर्चा और पूरी फैमिली का लिमिट विच एवर इज लेस, ठीक है। बोल दो एक बार यहाँ तक, कोई डाउट है तो फिर आगे चलता हूँ। अच्छी था, कोई डाउट बेटा? सिक्स पढ़िए भैया, डबल डी। डबल डी क्या करता है सर? मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट, मतलब आप अपने किसी रिश्तेदार का जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनको मेंटेन करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर आप किसी का ध्यान और देखभाल कर रहे हैं तो उसका कोई वैल्यूएशन तो हो नहीं सकता, तो एक सेवा भाव है। अब सेवा भाव का कैलकुलेशन नहीं होता है, इसलिए बोला कि भूल जाओ आप कि आपने उसके ऊपर कितना खर्चा किया है, फिक्स 75,000 रुपए की हम आपको रिडक्शन दे देंगे, ठीक है। और अगर जिसकी सेवा आप करते हैं वो सीवियर डिसेबल्ड है, मतलब 80% से ज्यादा डिसेबल्ड है, तो हम आपको 1.25 लाख रुपए की रिडक्शन दे देंगे। आपने कितना खर्चा किया हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपए का किया या 1 करोड़ रुपए का किया हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डिडक्शन आपको इतनी फिक्स देने को तैयार है, ठीक है। डिपेंडेंट में कौन कौन आता है ये बातें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, ओके। नेक्स्ट आ जाइए 80DDB। डीडीबी कहता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड, इनका फर्क ध्यान रखना, मिक्सअप मत कर देना। 80D और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, डबल डी बोलता है कि डिपेंडेंट की देखभाल करनी है, और डीडीबी कहता है कि स्पेशल बीमारी का इलाज करवाना है। तो तीनों में अलग अलग बात रखिएगा। अब सर यहाँ पे अगर आप इलाज करवा रहे हैं, इलाज किसका करवाना है सर? इलाज दोनों चीजों का हो सकता, दोनों का हो सकता है, मतलब एसएससी और फैमिली दोनों का इलाज हो सकता है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर,
इन सब का इलाज हो सकता है, यहाँ पे कोई बात नहीं। तो जितना खर्चा इलाज में होगा वो या 40,000, जितना खर्चा इलाज में होगा वो या 40,000 रुपए, दोनों में जो भी कम हो। अगर इलाज करवाने वाला सीनियर सिटीजन है, ध्यान एसएससी नहीं, यहाँ पे ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है, इलाज करवाने वाला सीनियर सिटीजन होना चाहिए तो 1 लाख रुपए है, वरना 40,000। आगे बात सुन, कहीं आपको लिखा हो कि एसएससी है, वो सीनियर सिटीजन है और उसने अपने बेटे का इलाज करवाया और बेटा सीनियर सिटीजन नहीं है, तो 40,000 ही मिलेगा। एसएससी का सीनियर होना जरूरी नहीं है, पेशेंट का सीनियर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, एसएससी का रेजिडेंट होना जरूरी है, ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। ओके सर, अगर एसएससी नॉन रेजिडेंट है तो अगर एसएससी नॉन रेजिडेंट है तो चाहे पेशेंट सीनियर है या नहीं है, छूट 40,000 ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी केस में आप जब भी देखोगे ना, हर जगह पे जो भी सीनियर सिटीजन के बेनिफिट है ना, वो नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलते। जैसे 80 पे भी अगर एसएससी नॉन मिलेगी, नहीं भी क्यों ना, ये बात हर जगह आप लगा दीजिए कि सीनियरिटी का जो बेनिफिट है वो नया है नॉन रेजिडेंट। इज दैट क्लियर? हर एक सेक्शन के बाद फटाफट रिप्लाई करते रहें, तो पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? ऑडियो क्लियर है क्या? एक बार देखना, ऑडियो बता दो क्लियर है क्या? बीच में ब्रेक हो रही है, अभी ठीक है? एक सेकंड ना, देखते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। Recording in progress. अभी देखो, अभी ठीक है क्या ऑडियो? ठीक है, ओके। बता दीजिएगा जब भी ब्रेक होए तो ध्यान रहेगा। ओके, तो बात कर रहे हैं सर 88। 80 कह रहा है कि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है फॉर हायर एजुकेशन तो आपको छूट मिल जाएगी, जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो ये 8 साल तक आपको, दो ही बातें याद रखिए, जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो आपको अलाउ हो जाएगा पूरा, कोई लिमिट नहीं है, और 8 साल तक ये रिडक्शन मिलती रहेगी। अगर 8 साल से ज्यादा का पीरियड हो जाता है तो फिर रिडक्शन नहीं है। ठीक है, इस सेक्शन में आपको इतना याद रखना है, एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट की छूट 8 साल तक मिल जाती है। अब आ जाइए सेक्शन पॉइंट नंबर 9, 80 की बात कर रहे हैं। ये सारे सारे किसके लिए हैं? अगर आप रेजिडेंशियल हाउस के लिए लोन लेते हैं तो। ठीक है, अब इसकी कंडीशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2-3 सेक्शन एक जैसे हैं और कंडीशन सबकी अलग अलग है, राइट? तो लोन अमाउंट जो है, लोन जो है आपको 2016-17 में सैंक्शन होना चाहिए अगर आप 80 में क्लेम करना चाहते हैं तो। लोन अमाउंट जो है वो 35 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपके पास पहले से कोई घर नहीं होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, आपके पास पहले से कोई घर ना हो, 16-17 में आपका लोन सैंक्शन हुआ हो, घर की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा ना हो, और लोन का अमाउंट 35 लाख से ज्यादा। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आपको इस सेक्शन में रिडक्शन मिल जाएगी, जितना आपका लोन का इंटरेस्ट है वो, और 50,000 रुपए दोनों में जो भी कम हो।
ठीक है। ये डिडक्शन 24B के अलावा है, मतलब आपने अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट कर लिया है वहां पे, तो इन दैट केस वहां पे छूट मिल गई तो यहाँ नहीं मिलेगी। वहां के ऊपर अगर छूट है, जैसे मान लीजिए वहां 2 लाख मिलती है, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट है 240, तो 2 लाख की आप वहां ले लीजिए, 40,000 की आप यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक ही अमाउंट की छूट डबल नहीं मिलेगी कि वहां भी ले लिया और यहाँ भी ले लिया, ऐसा नहीं। ओके। अब जो लोग 80EE में नहीं आते, क्यों नहीं आते? नहीं आने का रीजन हो सकता है कि या तो उनके पास पहले से कोई घर था, ठीक है, या 16-17 के बाद सैंक्शन हुआ लोन, या वैल्यू 35 लाख से ज्यादा है, या लोन 35 लाख से ज्यादा है, या वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, ऐसा कोई कंडीशन है, वो यहाँ से हट गया किसी भी रीजन से, तो हम चेक करेंगे कि क्या वो 80EE में आता है। जरूरी नहीं आ जाएगा, तो फिर भी हम चेक करेंगे क्या वो यहाँ आता है। तो पहली शर्त तो ये है कि 80EE में नहीं आना चाहिए। ओके। लोन का जो सैंक्शन हुआ 19-21 के बीच में होना चाहिए, ये हम देख लेंगे। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एसएससी के पास कोई घर पहले से नहीं होना चाहिए, तो आप इस सेक्शन में आ जाएंगे। जितना इंटरेस्ट पे किया और 1.5 लाख रुपए, दोनों में जो भी कम हो उतनी रिडक्शन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है 24B वाला, कि अगर हाउस प्रॉपर्टी में आपने डिडक्शन ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितनी वहां ले ली वो यहाँ नहीं मिलेगी, और अगर वहां लेने के बाद भी कोई अमाउंट बच रहा है तो यहाँ पे मिल जाएगा, पर यहाँ पे 1.5 लाख तक मिलता है, ये आपके लिए अच्छी बात है। तो 80EE और EE क्लियर है। जैसे ही मैं सेक्शन खत्म करूं, अगर आपको लगता है कि सेक्शन हमें समझ में आ गया है तो यस लिख दीजिए, और डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, आगे नेक्स्ट है EEP। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए बोला है कि अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आप इंडिविजुअल है और अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं लोन पे, कब 1/4/19 से लेके 31 मार्च 23 तक 4 साल का टाइम दिया है कि 19 से 23 के बीच में अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो जितना भी आप इंटरेस्ट पे करेंगे उस लोन के ऊपर, और 1.5 लाख रुपए दोनों में जो भी कम होगा उतने की आप डिडक्शन क्लेम कर सकती हैं। ओके। ध्यान रहे कि फॉर्म वगैरह के लिए नहीं है, इससे आप बिजनेस वाले, वरना क्या होगा कि फॉर्म वगैरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां निकले तो उनको तो बहुत सारी डिडक्शन मिल जाएगी, तो उनके लिए नहीं है, ये इंडिविजुअल के लिए सेक्शन है, आम आदमी के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है हमारा ATG, जिसके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। डोनेशन की बात करें, डोनेशन सबको अलाउ होता है, और डोनेशन अलाउ करने के लिए कुछ बेसिक बातों को पहले आप ध्यान में रखिए, बाकी बातें बाद। क्या कह रही है बेसिक बातें? पहली बेसिक बात कह रही है कि भैया आप जो भी लोन ले रहे हैं, जो भी डोनेट कर रहे हैं, वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को करेंगे, किसी चलते फिरते इंसान को नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप जो भी डोनेशन दे रहे हैं वो कैश डोनेट करेंगे, काइंड में डोनेट नहीं करेंगे, काइंड अलाउड नहीं होता है। तीसरी बात, आप जो भी डोनेशन दे रहे हैं वो चेक से डोनेट करेंगे, कैश में नहीं करेंगे, क्योंकि कैश में डोनेशन सिर्फ 2,000 तक ही अलाउ होता है, 2,000 से ऊपर का कैश डोनेशन अलाउ नहीं होता है। तो मनी होनी चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, और अदर देन कैश होना चाहिए, ये बात है। 2,000 तक का ही कैश डोनेशन अमाउंट है, उससे ऊपर नहीं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि सब 4 कैटेगरी होती है, एक विदाउट लिमिट में 100% और एक विदाउट लिमिट में 50%। 100% में नेशनल वाले, सिटी वाले, स्टेट वाले और कंट्री वाले फंड्स आते हैं, ठीक है। और जबकि 50% में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और PM मोदी के लिए फंड आते हैं। ओके, यहाँ पे देखो ये फंड ज्यादा आते हैं एग्जाम में, इस साल का लेटेस्ट है PM केयर्स फंड, तो ये जरूर आ सकता है।
याद आपको सारे करने की। विदाउट लिमिट की बात हमने कर ली। विथ लिमिट की बात करें तो विथ लिमिट 100% में दो आते हैं, एक प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग और एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जबकि विथ लिमिट में 50% में बाकी सारे आ जाते हैं, किसी मंदिर को, मस्जिद को, किसी को भी आपने दिया है वो सारा यहाँ पे कवर। ओके, ठीक है। कितने रिडक्शन मिलती है वो सुन लीजिए। विदाउट लिमिट में 100% डोनेशन किया है, मतलब विदाउट लिमिट वाली 100% कैटेगरी में डोनेट किया है तो 100% छूट मिल जाएगी। विदाउट लिमिट वाली 50% कैटेगरी में डोनेट किया है तो 50% छूट मिल जाएगी। विथ लिमिट वाली में 100% किया है तो लिमिट का 100% और एक्चुअल जो भी हो उतनी छूट मिल जाएगी। और लिमिट में 50% में किया है तो लिमिट का भी 50% और डोनेशन का भी 50%, दोनों में जो कम हो उसकी छूट मिल जाएगी। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत 100 में, बिल्कुल स्वच्छ भारत 100 में, स्वच्छ भारत 100 में 100%। तो क्लियर है। तो ये लिमिट क्या है? तो लिमिट होती है 10% ऑफ एटीआई। एटीआई क्या होती है? तो जीटीआई में से आप सारी स्पेशल रेटेड इनकम हटा दीजिए। जीटीआई में से आप सारी स्पेशल रेटेड इनकम हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां से तो स्पेशल रेटेड इनकम हटा दो। क्यों? क्योंकि वहां से तो रिडक्शन मिलती नहीं है। और ध्यान रहे इसमें कैजुअल इनकम लेस नहीं करनी है, ये एक्सेप्शनल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कैजुअल इनकम को लेस नहीं करना होता है, ठीक है। एलटीसीजी और एसटीसीजी को ही करना होता है, ठीक है। कैजुअल इनकम लेस नहीं करनी होती। और बाकी जो भी डिडक्शन आप ऑलरेडी दे चुके हैं वो भी लेस कर दीजिए, जो बचेगा वो आपकी एटीआई होगी। क्लियर है क्या? बता दीजिए एक बार। आगे जी सर, 80 डबल जी। 80 डबल जी किसकी बात करता है? रेंट की बात करता है कि अगर आपने रेंट पे किया है तो रेंट पे किया तो आपको छूट मिल जाएगी सिर्फ इंडिविजुअल को। क्या क्या शर्तें हैं वो सुनिए। पहली बात, आपके पास खुद का कोई घर नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि खुद का घर है तो फिर रेंट पे करने की क्या जरूरत है। दूसरा, आ, आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के रेंट के लिए छूट लेंगे, ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं उसके लिए रिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे है नहीं घर, ये बात हो ही गई, ठीक है। आप दूसरी जगह कोई घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा हो जाए कि आप शहर में किराए पे रहते हो उसको भी आप क्लेम कर रहे हो डबल जी में, और गांव में आपके पास एक घर है उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर रहे हो, तो दोनों एक साथ चीजें नहीं हो सकती। एक ही बात होगी, या उसको सेल्फ क्लेम कर लो या यहाँ पे 80 डबल जी क्लेम कर लो, ठीक है। आपको एचआरए नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एचआरए अगर मिल रहा होगा तो जो भी रेंट आप दे रहे हो उतना तो एचआरए मिल रहा है। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दोबारा बोल देता हूँ, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहां गाड़ी होना चाहिए, आप कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम नहीं कर रहे होने चाहिए, आपको एचआरए नहीं मिल रहा होना चाहिए, तभी जाके आप 80 डबल जी में छूट ले सकते हैं। 80 डबल जी में छूट लेने के लिए रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एटीआई, 25% ऑफ एटीआई और 5,000 रुपए पर मंथ। इन तीनों में जो भी कम होगा उतनी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। एटीआई निकालने का तरीका सेम वही है जो 80 जी में हमने पढ़ा था। बता दीजिए एक बार, क्लियर? एटीजीजी में, अब ये जीजी में जीजीबी और जीजीसी तीन सेक्शन है, और तीनों को सिर्फ आप इतना याद रखिए कि सर अगर डोनेशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% अलाउ, अगर डोनेशन दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो 100% अलाउ, ठीक है। पर ये सेक्शन सिर्फ उनके लिए जिनकी बीओपी इनकम नहीं है, क्योंकि बीओपी इनकम वालों को यही डिडक्शन सेक्शन 35 में वहां मिल जाती है। कहाँ पे? साइंटिफिक रिसर्च के नाम पे 35 सेक्शन में मिल जाती है बीएनपी। तो जिसकी बीएनपी इनकम है वो यहाँ चलेगा, जिसकी बीएनपी इनकम नहीं है वो यहाँ आएगा। ओके, ओके। 2,000 से ज्यादा का केस डोनेशन नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
हाँ जी, ओके। जीजीबी क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक कंपनी है और आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है तो 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी, पर पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए। जीजीसी इसी की कॉपी है कि भाई कंपनी के अलावा किसी ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है तो 100% डिडक्शन मिल जाएगी, पेमेंट अदर देन कैश होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप डोनेट करेंगे और अदर देन कैश पेमेंट करेंगे तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी। कंपनी है तो 80 जीजीबी में, और कंपनी नहीं है तो 80 जीजीसी में। ये लो जी, यहाँ तक आपकी पेमेंट बेस्ड डिडक्शंस पूरी हो गई। कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है, चलिए आगे बात करते हैं इनकम बेस्ड डिडक्शंस। तो सबसे पहले आता है एटीजेजे। एटीजेजे क्या कहता है कि अगर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं और उसको प्रोसेस करके कुछ बना रहे हैं, जैसे बायोवेस्ट बना रहे हैं, बायोकेमिकल बना रहे हैं, या बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज आप बना रहे हैं उससे, ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी जितना भी प्रॉफिट आप कमाएंगे 5 साल। मतलब पहले साल आपने 2 लाख कमाए, 2 लाख के 5 लाख कमाए, 5 लाख के डिडक्शन, जितना कमाओगे 5 साल पूरा टैक्स। दैट मीन्स गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है कि आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पे काम करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 80JJAA। ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, आप क्या करिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, आप जॉब्स बढ़ाइए, ठीक है। तो कोई भी एसएससी जो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है उसको बोला गया है कि आपको जॉब बढ़ाने का ऑफर दे रहे हैं। आप जितने भी नए एम्प्लॉय हायर करेंगे इस साल, नए एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे क्या है, नए एम्प्लॉय का मतलब यहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में कितने एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हायर करें। पिछले साल एट द एंड 100 एम्प्लॉय, इस साल एट द एंड 160 एम्प्लॉय, इसका मतलब आपने 60 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा हायर किए, ठीक है। अगर कुछ निकाल दिए उनकी जगह नहीं रखे, वो काउंटिंग नहीं होगी, जो एडिशनल किया है वो काउंटिंग। तो इन लोगों को जो भी आप सैलरी दे रहे हैं वो वैसे तो आप बीएनपी में ऑलरेडी क्लेम कर चुके होंगे, बताइए। इन लोगों को जो आप वेजेस दे रहे हैं वो तो क्या आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके होंगे। तो आपके बिजनेस में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको जो वेजेस या सैलरी आप जो भी दे रहे हैं, क्या उसको आप ऑलरेडी एज एन एक्सपेंसेस क्लेम कर चुके होंगे। डेफिनेटली कर चुके होंगे, वो तो जब पीएनपी की इनकम निकालेंगे तभी कर चुके होंगे ना। अब आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन दी जा रही है। एक्स्ट्रा डिडक्शन देने का मतलब कि इनको जितनी पेमेंट की है उसका 30% एक्स्ट्रा और अलाउ कर रहे हैं। और करने का मतलब एक्स्ट्रा ही हो गया, 100% तो ऑलरेडी कर चुके हैं और 30% और अलाउ कर रहे हैं। तो ये सेक्शन हमारा ये है, ठीक है। हाँ, इस सेक्शन की कुछ शर्तें जरूर है कि ये सेक्शन बोल रहा है कि आपकी जो अगर आप नया कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो नया होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप एडिशनल में बात कर रहे हैं तो पिछले साल से कंपैरिजन देखेंगे। थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, ध्यान से सुनिए। मैंने एक नई फैक्ट्री लगाई तो पहले साल जितने वर्कर होंगे क्या सारे एडिशनल माने जाएंगे। अगर मैंने एक नई फैक्ट्री लगाई है तो पहले साल सारे वर्कर एडिशनल होंगे क्या। यस, पहले साल सारे वर्कर ही एडिशनल है, तो मुझे पहले साल सारे वर्कर की 100% तो बीएनपी में मिलेगी और 30% यहाँ और मिल जाएगी। ओके, दूसरी बात, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो पिछले साल के एंड के वर्कर और इस साल के एंड के वर्कर दोनों को देख लेंगे और दोनों में जो भी डिफरेंस होगा वो एडिशनल वर्कर हो जाएगा और उनको जो पेमेंट किया है उसका 30% एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब कई लोगों के मन में आ सकता है कि सर अगर ईयर के एंड में ही देखना है तो क्यों ना हम मार्च में लोगों को हायर कर लें और फिर क्लेम कर लें कि हमने एक्स्ट्रा वर्कर हायर किए। तो उसको रोकने के लिए भी इन्होंने वर्कर की एक डेफिनेशन दी है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि वर्कर कौन होता है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो वर्कर कौन होता है भैया, जिसकी सैलरी, जिसकी टोटल वेजेज वगैरह सब कुछ मिला मिला के 25,000 से ज्यादा ना हो, 25,000 से ज्यादा ना हो, ठीक है, वो वर्कर है। क्योंकि देखो यहाँ हेडिंग क्या लगाई है, वर्कर डज नॉट इंक्लूड, जिसकी ज्यादा है वो वर्कर में नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, वर्कर होने के लिए आपकी सैलरी 25,000 तक होनी चाहिए, ज्यादा नहीं। दूसरी बात,
ऐसा एम्प्लॉय जिसका पूरा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट पे करती है वो भी वर्कर की डेफिनेशन में दिखाएगा। ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बड़ा ध्यान रखें और इसको बहुत ध्यान रखें। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, अगर कोई एम्प्लॉय 240 दिन से कम काम करता है तो हम उसे वर्कर नहीं मानेंगे। मतलब आपने सोचा कि मार्च में मैं 100 लोगों को हायर कर लूं और ये शो कर दूंगा कि मैंने 100 नए वर्कर रखे, नहीं चलेगा। एटलीस्ट काम करवाना पड़ेगा साल में, तो ही उन्हें वर्कर की डेफिनेशन में लिया जाएगा, वरना वर्कर की डेफिनेशन में ही नहीं लिया जाएगा। समझ गए? अगर आप लेदर इंडस्ट्री में, अपरेल्स में, फुटवियर में, ठीक है, इन तीन इंडस्ट्री में है, तो 240 को रिप्लेस करके कितना देना है? 150। ये डेट जरूर याद रख लेना, ये एमसीक्यू में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भैया ATJJAA के लिए या वर्कर में डिफाइन होने के लिए कितने डेज काम करना जरूरी है। तो 240 नॉर्मल के लिए और अपैरल, फुटवेयर और लेदर के लिए 150 दिन का कैलकुलेशन। ठीक है, जो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करता वो भी एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। बोलो जी, क्लियर है बेटा? ATJJAA नेक्स्ट आ जाएगी क्यूक्यूबी। क्यूक्यूबी बात करता है रॉयल्टी की। रॉयल्टी किसको? बुक के ऑथर। अगर आप कोई बुक लिखते हैं, आप बुक के कोई ऑथर हैं और आपको रॉयल्टी मिल रही है, तो पहले तो रॉयल्टी अदर सोर्स में आपकी टैक्सेबल मिलेगी, ठीक है। उसके बाद उस रॉयल्टी के रिगार्डिंग आपको रिडक्शन मिलेगी क्यूक्यूबी में। जितनी रॉयल्टी मिली है वो ध्यान रहे, रॉयल्टी 15% ऑफ एमआरपी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रॉयल्टी मिल नहीं सकती, ज्यादा मिल सकती है। डिडक्शन देते टाइम पे हम 15% से ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, ये है कहने का मतलब। ओके, और 3 लाख रुपए दोनों में जो भी कम हो उतना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। समझ गए? अगर आपको रॉयल्टी से 22% मिल रही है पर आप यहाँ 15% ही लिखिए, समझ गए? उसको कंपेयर करें। दूसरी बात, अगर आपका पब्लिशर फॉरेन में, मतलब आपको रॉयल्टी फॉरेन से मिल रही है, तो जो रॉयल्टी आपको फॉरेन में मिली उसको आपको इंडिया में लाना जरूरी है। जितनी आप इंडिया में लाएंगे उतनी ही रिडक्शन मिलेगी, उसके ऊपर रिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आ जाइए आरआरबी। आरआरबी कहता है सर पेटेंट के ऊपर रॉयल्टी। बात रॉयल्टी की है पर पेटेंट के ऊपर है। सेम कंसेप्ट है, कोई अलग नहीं है। जितनी रॉयल्टी मिली और 3 लाख रुपए जो भी कम, यहाँ पे एमआरपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, इसलिए एमआरपी की बात नहीं। अगर फॉरेन से रॉयल्टी मिली है तो इंडिया में 6 महीने में लगाना जरूरी है, अदरवाइज रिडक्शन नहीं मिलेगी। बोलिए, क्यूक्यूबी एंड आरआरबी क्लियर है? क्यूक्यूबी एंड आरआरबी क्लियर है बेटा? आगे आ जाइए टीटीए। टीटीए बात करता है सर सेविंग बैंक इंटरेस्ट की। अगर आपका सेविंग अकाउंट है और उसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और आप एक इंडिविजुअल है अदर देन सीनियर सिटीजन। सर अदर देन सीनियर क्यों? क्योंकि अदर देन सीनियर इसलिए कि सीनियर के लिए नया सेक्शन बना दिया गया टीटीबी, ठीक है। तो इसलिए एटीटीटीए में से आप सीनियर सिटीजन को हटा दें। तो एटीटीटी अब किसके लिए बचा है? इंडिविजुअल अदर देन सीनियर और एचयूएल, इन दोनों के लिए। अगर आपका सेविंग अकाउंट है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक में है, चाहे वो नॉर्मल बैंक में है, सेविंग अकाउंट होना चाहिए। उस सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा पहले तो अदर सोर्स में जुड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद जितना इंटरेस्ट और 10,000 रुपए दोनों में जो भी कम हो उतनी रिडक्शन आपको एटीटीटीए में मिल जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपन लोग क्या कर देते हैं, एटीटीटीए की कॉपी कर देते हैं एटीटीटीए में। हम कहते हैं कि सीनियर सिटीजन को अगर सेविंग बैंक में इंटरेस्ट मिला है तो 10,000 की जगह 50,000 हो जाता है, पर ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेविंग बैंक इंटरेस्ट काम में नहीं लिया गया सब, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट काम में लिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे सेविंग भी आएगा, यहाँ पे एफडी भी आएगा, समझ रहे? सेविंग और एफडी दोनों आ जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट भी आ जाएगा। तो सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो बैंक से मिलने वाला हर इंटरेस्ट कवर हो जाता है, बैंक से, पोस्ट ऑफिस से और कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि यहाँ पे सेविंग बैंक काम में नहीं लिया गया है। ओके, तो टीटीए लगाएं तो सिर्फ सेविंग बैंक की बात करें, और टीटीबी लगाएं तो बैंक से मिलने वाले सारे इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है। और जितना इंटरेस्ट है वो पहले सोर्स में जोड़ दीजिए और बाद में एक्चुअल और 50,000 रुपए जो भी हम प्लेस कर दीजिए। लास्ट सेक्शन कह रहा है एटीयू। अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड है
तो उसको 75,000 रुपए की छूट मिल जाएगी, और खुद सीवियर डिसेबल्ड है तो उसको 1,25,000 रुपए की छूट मिल जाएगी, रिडक्शन मिल जाएगी। रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं कटौती, कटौती मिल जाती है। बोलिए भाई, क्लियर है? फाइनल कमेंट क्लियर? कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं सर, तो 10 मिनट का एक टॉपिक और है, ये भी पूरा करेंगे आज। एडवांस एडवांस टेक्स्ट में से एमसीक्यू ज्यादा बनेंगे, तो जिनका भी अक्टूबर में एग्जाम है वो बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ लें, इसमें से एमसीक्यू बनने के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस। ठीक है, देखिए सर, एडवांस टेक्स क्या है? हमारा बेसिक रूल कहता है कि प्रीवियस ईयर में आप जो भी कमाए उसका टैक्स आप असेसमेंट ईयर में पे कर दीजिए, राइट? रिप्लाई करते रहना क्योंकि इसमें एमसीक्यू बहुत सारे हैं। ठीक है, हमारा कंसेप्ट कहता है कि जो हम प्रीवियस ईयर में जो भी कमाते हैं उसका टैक्स हमें असेसमेंट ईयर में देना है, राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे एडवांस वर्ड इस्तेमाल करने का मतलब ये हो गया कि प्रीवियस ईयर में जो कमाओ उसका टैक्स प्रीवियस ईयर में ही दे दो, तो उसको हम कहेंगे एडवांस टैक्स। ठीक है, जैसे ही कमाओ वैसे ही दे, उसको नाम दिया गया एडवांस टैक्स। तो जिस साल आप कमा रहे हैं अगर आप उसी साल टैक्स पे कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसका नाम रखा गया पे एज अर्न। इस शब्द को ध्यान रखें, पे एज अर्न। कोई एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि पे एज अर्न का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है एडवांस टैक्स और पे एज यू अर्न सेम चीज है। क्या ये सब पे एप्लीकेबल होता है? यस सर, ये सब पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ओके, आगे आ जाइए सर। सर ये कब एप्लीकेबल होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पहला एमसीक्यू ये है, कब एप्लीकेबल होता है? जब टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा, 10,000 या उससे ज्यादा। बहुत बार हम क्या बोल देते हैं 10,000 से ज्यादा, है ना? हम फ्लो में बोल देते हैं 10,000 से ज्यादा। तो मान लीजिए आपको कहते 10,000 फिक्स है, तो फिर एडवांस टैक्स देना नहीं देना? देना है, ध्यान रखिएगा। 10,000 भी है तो एडवांस टैक्स देना है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज, दूसरी बात, ये जो टैक्स लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी? मेरा टोटल टैक्स जो बनता है वो है, या फिर टोटल टैक्स में से टीडीएस वीडीएस काट के मुझे जो चुकाना है वो है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो टैक्स लायबिलिटी हम बात कर रहे हैं कि 10,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ये कौन सा अमाउंट देखते हैं? तो मान लीजिए मेरा टोटल टैक्स है, हाँ मेरा टोटल टैक्स है 15,000, मेरा टीडीएस कटा हुआ है 6,000, मुझे 9,000 रुपए देने हैं। तो अब ये अमाउंट देखा जाएगा, ये अमाउंट देखा जाएगा, तो आफ्टर टीडीएस टीसीएस। ठीक है, आफ्टर टीडीएस टीसीएस देखा जाएगा, ध्यान रखिए। आगे ड्यू डेट, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ड्यू डेट सारी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप कॉर्पोरेट एसएससी है, ठीक है, या नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है, सभी एक में कर दिए गए, पहले अलग अलग होते थे। बस एक बात ध्यान रखिए, जो लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आते हैं वो अभी अलग है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वालों को अलग रखा गया, बाकी सबको एक जगह कर दिया है। तो बाकी सबके लिए 4 इंस्टॉलमेंट है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15। पहली इंस्टॉलमेंट में 15% तक, ऐसे लिखो अप टू। ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 45% तक, तीसरे इंस्टॉलमेंट में 75% तक, और चौथे इंस्टॉलमेंट में 100% तक आपको पेमेंट करना होता है। 5 मिनट का वेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 15%, 45%, 70% और 100% इस तरीके से पे करना है। डबल पेमेंट नहीं करना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पहले में 15 पे कर दिया, दूसरे में 45 और कर दिया, नहीं, 45 तक करना है, मतलब जितना ऑलरेडी पे कर दिया वो लेस करते जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो 200% पे हो जाएगा, समझ गए? ऐसे नहीं कि पहले 45 फिर 15 फिर 45 और फिर 75 और, ऐसे नहीं करना है, इंक्रीमेंटल करना है। 15 फिर 45 तक जितना पे कर दिया वो छोड़ के, फिर 75 तक जितना पे कर दिया वो छोड़ के, फिर 100 तक जितना पे कर दिया वो छोड़ के। जो लोग प्रिजम्पटिव में आते हैं उनके लिए 100%, जो लोग प्रिजम्पटिव में आते हैं उनके लिए 100% पेमेंट करना है एक इंस्टॉलमेंट में। एक इंस्टॉलमेंट कब होगी? 15 मार्च को, राइट? अब ये कहना है कि कोई भी टैक्स अगर आप 31 मार्च और प्रीवियस ईयर से पहले जमा करा, कोई भी टैक्स अगर आप 31 मार्च और प्रीवियस ईयर तक पे करते हैं तो उसको एडवांस टैक्स ही बोला जाएगा। जरूरी नहीं है इंस्टॉलमेंट में ही पे करना। जैसे मान लीजिए 15 मार्च के लास्ट इंस्टॉलमेंट है,
आप 16 मार्च को भी पे करेंगे तो भी वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा, आप 31 मार्च को पे करेंगे तो भी वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए एमसीक्यू, कि अगर सीनियर सिटीजन है और आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स से माफ किया जाएगा। अगर आपकी बीएनपी इनकम नहीं है तो आपको एडवांस टैक्स देने से माफ कर दिया जाएगा, आपको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है, राइट। ये सारे पॉइंट्स आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसान से पॉइंट है। डिटरमाइनिंग ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी बाय असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर भी कई बार आपकी जैसे आपका असेसमेंट होगा स्कूटी वगैरह होगी तो वो चेक करेगा कि आपके कितना टैक्स भरना चाहिए था, अब आपने रिटर्न भरी उसके हिसाब से, और वो जो इनकम फाइनलाइज करेगा उसके हिसाब से वो फाइनल करेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना होना चाहिए। यहाँ पे आ जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। 5 मिनट का काम हो रहा है, 5 मिनट, ठीक है। 234C, 234C कहता है कि अगर आपने किसी को भरने में कोई लेट किया है तो आपको 1% पर मंथ का इंटरेस्ट पे करना है। पहली इंस्टॉलमेंट अगर आपने लेट करी, पहली इंस्टॉलमेंट लेट करी तो 3 महीने का इंटरेस्ट 1% के हिसाब से, दूसरी इंस्टॉलमेंट लेट करी तो 3 महीनों का इंटरेस्ट 1% के हिसाब से, तीसरी इंस्टॉलमेंट में भी 1% और चौथी इंस्टॉलमेंट में 1% 1 महीने का, ठीक है। तो 4 इंस्टॉलमेंट में ध्यान रखें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 234C में, और 234C में क्या बोला गया है, पहली इंस्टॉलमेंट में 1% 3 महीने के लिए, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 1% 3 महीने के लिए, तीसरी इंस्टॉलमेंट में 1% 3 महीने के लिए, और चौथी इंस्टॉलमेंट में 1% 1 महीने के लिए। इसको सही कर लीजिएगा आपने, 1 महीने के लिए, ओके। अच्छा सर ये किसका पे करना है, तो ये शॉर्टफॉल का पे करना है। शॉर्टफॉल का मतलब होता है जितना अमाउंट आपका ड्यू है और जितना आपने पे किया उसका डिफरेंस, जितना ड्यू जितना पे, राइट। और अगर आप शॉर्टफॉल पे नहीं किया तो उसके ऊपर आप दो ये लिमिट भी याद रख लीजिए। पहली इंस्टॉलमेंट में जहाँ पे आपको 15% पेमेंट करना होता है, पर अगर आपने 12 या उससे ज्यादा कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट में जहाँ आपको 45 पे करना होता है, अगर आपने 36 या उससे ज्यादा कर दिया तो आपको इंटरेस्ट नहीं देगा। बोल दीजिए क्लियर है एक बार यहाँ तक। 234C, 234C में दोबारा बोल देता हूँ, एडवांस टैक्स की किस्तों को अगर आपने डेफर किया है, आगे किया है, तो इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है 1% पर मंथ का, शॉर्टफॉल के 1%, राइट। चलिए लास्ट सेक्शन है हमारा 234B। 234B क्या कह रहा है कि अगर सर पूरा प्रीवियस ईयर खत्म हो गया और अभी भी आपका जो एडवांस टैक्स है टोटल वो कम पड़ रहा है, पूरा ईयर खत्म हो गया अभी भी आपको जो एडवांस टैक्स आपने पे किया है वो कम पड़ रहा है, तो आपको 234B में भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये तभी लगेगा जब आपका इंटरेस्ट जो आपका जो एडवांस टैक्स पेमेंट है वो टोटल टैक्स के 90% से कम हो। 90% या उससे ज्यादा कर दिया तो ओके, 234B नहीं लगेगा। पर पूरे साल का एडवांस टैक्स मिला के आपने अपने टोटल टैक्स का 90% से कम पे किया है तो 234B आप पे लग जाएगा। और 234B के अंदर 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। कहां से? 1 अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर से, क्योंकि ध्यान से समझो हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट दे के आए हैं ना वो 31 मार्च तक का इंटरेस्ट दे चुके हैं। यहाँ पे हमने जो इंटरेस्ट दिया था ना वो 31 मार्च 2021 तक का दे चुके हैं, इसलिए इसकी शुरुआत जो होगी वो 1 अप्रैल 2021 से हो जाएगी, समझिए, उसके आगे से। और जब तक पेमेंट नहीं कर देते तब तक ये इंटरेस्ट चलता रहेगा। क्लियर? क्लियर है? डाउट है तो पूछ लीजिए।